बच्चों, कल वाली क्लास में हमने जो पढ़ाया था आपको, याद आ रहा है बच्चों? स्क्रीन आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, स्क्रीन आ रही है? नो सर। हमने कल आपको पेन जंक्शन करा दिया था बेटा। कल क्या कराया था बताइए? कल वाला लेक्चर देख के बताइए क्या पढ़ाया था। सर एन टाइप पी टाइप खत्म कर दिया। पी एन टाइप पी टाइप खत्म कर दिया। यस सर। मतलब अभी हमने पीएन जंक्शन बनाना नहीं सिखाया था। नो सर। बेटा हम लोग आज पीएन जंक्शन बनाना सीखेंगे और आपको हम बेटा स्लाइड से पढ़ाएंगे, क्योंकि पीएन जंक्शन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है। आ जाइए बेटा। पीएन जंक्शन, सारे बच्चे एक बात समझ लीजिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है हमें ये चीज बना के दिखानी पड़ेगी और कई सारी चीजें बतानी पड़ेंगी इसमें। और कई सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें समझानी पड़ेगी।
गुड इवनिंग। तो कितने बजे तक क्लास चलेगी? बेटा बस अभी शुरू हुई है क्लास। वही सर, आज थोड़ा लेट चालू हुआ। नहीं नहीं, तुमने लेट किया, अच्छा ही किया। और हम कल से थोड़ा लेट ही पढ़ाएंगे। खाना वाना खा लो आप लोग। ओके सर। हम भी फिर लेट पढ़ाएंगे, और लेट पढ़ाते 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 हम लोग। तो कल लेट सर में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एडिट करवा दीजिएगा सर शेड्यूल। नहीं। लेट में किसी को कोई दिक्कत बताओ। लेट में टाइम क्या प्रेफर करोगे? बता दीजिए प्यारे बच्चों। लेट में टाइम क्या ठीक रहेगा? पढ़ लिया जाए 5-10-15 दिन, अच्छा खचक के पढ़ लिया जाए, क्यों? अच्छा, तो बेटा देखो, पीएन जंक्शन में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये सिलिकॉन होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये देखिए यहाँ पर हम लोग का ये सिलिकॉन होता है, ये बेटा एल्यूमिनियम है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बना कर दिखा रहा हूँ इस सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में कैसे हम लोगों का पी टाइप में हम लोग जंक्शन तैयार करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जैसे आपने एल्यूमिनियम लिया, ये वैकेंसी है, और ये आपका सिलिकॉन है, और ये एल्यूमिनियम का बॉन्ड पूरा एक बन गया। ये बेटा यहाँ पे हमारे पास और हम लोग के पास, और क्या होता है बेटा, हम लोग के पास ये हो गया सिलिकॉन, और यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोरस, पी टाइप। फॉस्फोरस हो गया, ये पी टाइप है, और ये एन टाइप, और ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास। और देखिए बेटा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। याद रखिएगा, जब भी कभी हमारा पी टाइप और एन टाइप को कंप्रेस किया जाएगा, तो जो बीच वाला जो ये है ना सिलिकॉन सिलिकॉन, ये आपस में कैटेनेशन की वजह से सेल्फ लिंकेज कर लेता है। जब ये सेल्फ लिंकेज पे आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पी टाइप और एन टाइप को हम लोगों ने, अब बीच में ये जंक्शन तैयार हुआ। जब बीच का जंक्शन तैयार हुआ तो इसको पीएन जंक्शन, और ये पी टाइप और एन टाइप को जैसे कंप्रेस किया, वैसे ही यहाँ पी टाइप का सिंबल होता है, दिखाने का मेथड होता है ये। सभी पी टाइप को हम माइनस के साइन से दिखाते हैं। हमारा जो पी टाइप होता है उसको हम लोग माइनस के साइन से दिखाते हैं। हमारा जो एन टाइप होता है ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एन में डोनर एटम होते हैं और पी वाले में क्या होते हैं, एक्सेप्टर है। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्टर एटम में एल्यूमिनियम का एक वैकेंसी शो करते हैं, सिंबल हैं, और यहाँ पर हम लोग देखो डॉट बना के 5वां इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। यहाँ पर हम लोग डॉट बना के 5th वाला इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। और ये हमारा पी टाइप है बेटा, और ये हमारा एन टाइप है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी में आएंगे, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे लो होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हाई होती है। तो इतना बनाकर दिखाना पड़ेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन इनको जंक्शन को जोड़ देते हैं ना, ऐड कर देते हैं, तो ये पीएन जंक्शन में एक तरफ कंसंट्रेशन हाई और एक तरफ लो। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में 5वां इलेक्ट्रॉन हमारा रेडी टू जंप हो गया। और जैसे ही यहाँ पे बॉन्डिंग बनी, इसी को पीएन जंक्शन कहा जाता है। पी टाइप और एन टाइप जुड़ गया भाई, और जैसे ही बॉन्डिंग तैयार हुई, तो समझ लीजिएगा पी टाइप और एन टाइप यहाँ से जैसे ही जुड़ा और जैसे ही कनेक्ट हुआ,
तो समझ लीजिएगा पी टाइप और एन टाइप जुड़ने का मतलब एक बात तो तय हो गई, क्या, कि हमारे पास पी एन जंक्शन जो डायोड है इसमें ये कंप्लीट सॉलिड होता है, कोई दो सॉलिड नहीं है, कोई दो पार्ट नहीं है, बस एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई होती है, एक तरफ लो होती है। तो जैसे ही आपने बेटा इनको ज्वाइन कराया वैसे ही बेटा ये देखो ब्लैक कलर के पेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर हमारे क्या होने लगे, मूव कर। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर मूव करने लगे तो ये हमारे जंप करेंगे यहाँ वाले, तो ये वाले जैसे ही जंप करेंगे बेटा तो अब हमारा यहीं पर बीचों बीच में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, जंक्शन के नियर बाई हमें क्या मिलेगा, जंक्शन के नियर बाई हमको बेटा मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमको नेगेटिव आयंस मिलेंगे, नेगेटिव आयंस मिलेंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर आपको आयंस मिलेंगे और इतना पोर्शन कहलाएगा डिप्लेटेड एटम। एक्चुअली केमिस्ट्री कहती है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल जाते हैं तो सोडियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है, लेकिन फिजिक्स कहती है वो हमारा एटम डिप्लेटेड हो गया और इसका नाम कह देते हैं डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर में हमेशा एनसीईआरटी कहती है कि 1/10 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन हम आपको लगभग हमने भी रटा हुआ है और कुछ किताबों में भी है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि ये डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है ये 10⁻⁻⁷ होती है। लेकिन बेटा हमने बहुत जगह रटी हुई है और हमने भी बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, तो हम 10⁻⁻⁶ पढ़ा के काम चला लेते हैं। लगभग इसी ऑर्डर में अप्रोक्स विड्थ रहती है डिप्लेशन लेयर की, और इसमें सिर्फ आयंस होते हैं डिप्लेशन लेयर में और कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है। तो न तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना होल होगा। अब यहाँ पे क्या दिखा दें हम लोग, यहाँ पर फिर वही दिखा दें जो हमारे पास था। तो जैसे ही आपने यहाँ पे दिखाया हमारा एक्सेप्टर एटम, तो एक बात याद रख लीजिएगा, एक्सेप्टर एटम जैसे ही दिखाया वैसे ही हमारे पास ये एक्सेप्टर एटम का मतलब होता है बेटा कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन फर्दर इसमें भी जंप करने चाहिए, लेकिन जंपिंग एक बार तो हो गई, अब हमारी जंपिंग अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजंस हो सारे बच्चे। ग्रीन कलर के पेन से ये वाला जो फील्ड बना है, इस फील्ड की ताकत इतनी ज्यादा है, इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे V/D। V क्या है बेटा, V को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर कैसे डेवलप हुआ, एक तरफ पॉजिटिव आयन हुआ और एक तरफ नेगेटिव आयन हुआ, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस बना, इसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्यों बोलते हैं वो बैरियर, हम लोग रीजन क्या है, रीजन बैरियर बोलने का ये है कि बैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन हमारे अब फील्ड के अलाउ नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी फील्ड के अलोंग डिफ्यूजन नहीं करते। जब फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन नहीं करते हैं तो पक्का हो गया कि ये बैरियर पोटेंशियल हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बैरियर का काम करेगा और यही विड्थ हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगी डिप्लेशन लेयर के अंदर। और डिप्लेशन लेयर में जो हमारा इंटरनल फील्ड होता है ये बीचों बीच में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इंटरनल फील्ड E मैक्सिमम होता है एट मिड पॉइंट ऑफ, एट मिड ऑफ, एट मिड ऑफ, एट मिड ऑफ जंक्शन। जंक्शन के बीचों बीच में हमारा एट मिड ऑफ जंक्शन, जंक्शन के बीचों बीच में ये क्या होता है बेटा, आप मेरी बात समझ गए, जंक्शन के बीचों बीच में मैक्सिमम वैल्यू आती है E की। अच्छा, अब आप समझ लीजिएगा कि इस समय हमारे चार्ज कैरियर में यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा और यहाँ पर मूव नहीं करेगा और बीच वाले में तो बैरियर लग गया है, तो इस पीएन जंक्शन को कहते हैं अनबाइज्ड पीएन जंक्शन। और इस समय इस पीएन जंक्शन का हम लोग अनबाइज्ड पीएन जंक्शन का अगर चाहें तो हम लोग ये कहें कि इसका हम लोग सिंबल ऐसे भी बना सकते हैं। अनबाइज्ड पीएन जंक्शन का सिंबल आज के बाद ऐसे सिंबल बनेगा, ये देखिए, और यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने बेटा बैरियर और कुछ दिखाया नहीं है, और बैरियर के इधर हम लोगों ने मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, दीज आर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएंगे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएंगे होल्स, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स,
मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ जाएगा P, और ये आ जाएगा बेटा N, और ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा N। और सुनिए एक बात ध्यान से, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास डिप्लेशन लेयर, राइट। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लो और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लो, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हाई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी हमारा इंटरनल फील्ड की वजह से कोई चार्ज कैरियर हमारा, अगर तार जोड़ भी दोगे, मान लो हम गलती से ये वाले तार दोनों हम ऐसे ऐसे जोड़ दें, तो जब हम जोड़ देंगे एमीटर लगा देंगे तब भी इसके अंदर करंट नहीं जाएगा, समझिए क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारे पास इंटरनल फील्ड जो है वो हमारे चार्ज कैरियर्स को चलने से मना करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी फील्ड के अपोजिट चलते हैं और फील्ड के अलोंग नहीं चलते। तो जितनी बातें बेटा मैंने बताई हैं, सभी बच्चे ये बातें एक तरफ से याद रखिएगा। जैसे थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, देखो यहाँ भी लिखा है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डोपिंग के इनवर्स होती है। जितनी ज्यादा ट्रेन में जितनी ज्यादा यात्री आ जाएंगे, कंपार्टमेंट में दो बेंच के बीच में जगह कम होती जाएगी। जितने लोग भरते जाओगे उतने जगह कम होती जाएगी, मतलब जो विड्थ होती है वो हमारी घट जाती है डोपिंग बढ़ाने से, ठीक है। डिप्लेशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, और बीच में जो डिप्लेशन लेयर है इसकी वजह से कोई करंट नहीं मिलती है, राइट। अच्छा बेटा, बैरियर पोटेंशियल जो होता है ना, इसको कहते हैं कि बैरियर पोटेंशियल में कहावत हो कि इसको इंडिपेंडेंट ऑफ, बैरियर पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायोड डिजाइन। ये आपकी डायोड की डिजाइन पर डिपेंड नहीं करता है। बैरियर पोटेंशियल डायोड की डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता है, ये स्पेसिफिक होता है, हर किसी के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए 0.3 का और सिलिकॉन के लिए 0.7 का। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में फाइंड करनी हो तो हम आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा जर्मेनियम के लिए 10⁻⁻6 आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, बस ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, वोल्ट पर मीटर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से हम बात करेंगे सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम के बाद सिलिकॉन में बात करेंगे, तो ये बात आ जाएगी हमारी सिलिकॉन की, और ये आ जाएगा डी, और ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। बोलो बेटा, वोल्ट पर मीटर। इतना समराइज कर लीजिए, बैरियर पोटेंशियल बनाना सीख लिया हम लोगों ने। बैरियर पोटेंशियल बनाना सीख लिया भाई, ठीक है। आगे आ जाए, आगे आ जाए बेटा, बाय बाय बना दीजिए। अब हमारा जो बैरियर पोटेंशियल बैरियर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। पोटेंशियल बैरियर हर किसी का स्पेसिफिक होता है, और पोटेंशियल बैरियर किन बातों पे डिपेंड करता है ये बता दिया। और डिफ्यूजन हुआ था, डिफ्यूजन बंद हो गया, ये बता दिया। और इसके बाद एक बड़ी बात यहाँ पे आती है, वो बात आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, ये पोटेंशियल बैरियर अगर हम थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर के साथ प्लॉट करें तो एन हमारा हाई पोटेंशियल पर होता है और पी हमारा लो पोटेंशियल पर होता है। हम लोग किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करेंगे, तो किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करेंगे, तो किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में ये माइनस का हो गया बेटा, ये आपका प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, ये आपका हाई पोटेंशियल पर हो गया और ये आपका लो पोटेंशियल, एक आपका हाई पोटेंशियल पर है और एक आपका लो पोटेंशियल, राइट। अच्छा बेटा, जो हाई पोटेंशियल पर होता है इसमें ऊपर आएगा, जो लो पोटेंशियल पर होता है वो नीचे आएगा। इसका मतलब ये हाई का, ये हमारा हाई लेवल बताता है और ये वाला लो लेवल।
अच्छा बेटा, चार्ज डेंसिटी n की तरफ हाई होती है और p की तरफ लो होती है, ये ग्राफ याद कर लीजिए अच्छे से। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होता है मिड ऑफ द डिप्लेशन लेयर में। डिप्लेशन लेयर के मध्य में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तीनों ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ जाइए। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या होती है ये हम आपको अभी बताते हैं। बाइजिंग बताएंगे तो हम डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बताएंगे। फॉरवर्ड बाइजिंग का डायग्राम देखिएगा। देखो, अनबाइज्ड पीएन जंक्शन कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा और फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन हमेशा कंडक्ट करेगा। तो ये हमारा पीएन जंक्शन हमने बनाया, और इस पीएन जंक्शन में अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास, इसको कहते हैं ये होल्स हो गए, दीज आर द होल्स, और ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये होल्स हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये होल्स हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा आपका पी टाइप हो गया और ये बेटा आपका एन टाइप है। बीच में क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर। बेटा बच्चों एक बात और याद रखिएगा, ये अनबाइज्ड है। जब इसको फॉरवर्ड बाइज करेंगे ना आप, तो फॉरवर्ड बाइज करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड बाइजिंग में, ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में देखिए क्या किया है हमने, जो फील्ड लगाया है फॉरवर्ड बाइजिंग में, उसके लिए हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉरवर्ड बाइजिंग में पी टाइप को हाई पोटेंशियल पर और एन टाइप को लो पोटेंशियल। और डिप्लेशन लेयर की विड्थ हमने जानबूझ के बनाई है कम, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फील्ड था, और हमने जब फॉरवर्ड बाइज बनाया तो हमने इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से और इसको जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। तो हमने जो फील्ड लगाया है वो हमारा एक्सटर्नल फील्ड आ गया है पी से एन, और ये एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लगाया है पी से एन, ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और पी से एन जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, इसका मतलब आप जानते हैं कि जब पी से एन एक्सटर्नल फील्ड लगाया है तो हमारे बेटा इंटरनल फील्ड जो है वो वेनिश कर गया। तो नेट फील्ड क्या बनेगा, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पी से एन, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पी से एन, और इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी एन से पी। एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पी से एन और इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी एन से पी। बताइए कौन सा वाला हमारा जो है ना पीएन जंक्शन, कौन सा वाला पीएन जंक्शन हमारा आपका, बेटा ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में पीएन जंक्शन में नेट फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा वाला फील्ड हमारा बड़ा है, ये वाला फील्ड बड़ा करेंगे। जब ये बड़ा करेंगे तभी तो इंटरनल वाले को ओवरकम करेगा। तो जब हमारा एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल वाले को ओवरकम करेगा तभी चार्ज कैरियर्स में दोबारा से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। बताइए कोई लाइन में कहीं पे दिक्कत हो, दोबारा सुनना हो तो बता दीजिएगा, मैं रिवर्स कर दूंगा बेटा। ठीक, समझिएगा। तो जिस समय पे हमारे चार्ज कैरियर आपके ना दोबारा से डिफ्यूजन करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हमारा अंदर का फील्ड वैनिश कराओ। और अंदर का फील्ड वैनिश कराने के लिए, इसको वैनिश कराने के लिए हमने एक्सटर्नल फील्ड को एक्सीड करा दिया। बच्चों एक बात तो समझ लीजिएगा कि जब भी हमारा एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड से ज्यादा होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइजिंग में हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पी से एन होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा एन से पी होगा, करंट की डायरेक्शन हमारी फॉरवर्ड करंट पी से एन आती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग में पीएन जंक्शन का सिंबल ये इस्तेमाल किया जाता है, ये आ जाएगा पी और ये आ जाएगा एन। ये पी से लेकर एन और डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करने वाला सिंबल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा घट जाता है, डिप्लेशन लेयर घट जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो घट जाता है। याद रखिएगा सारे बच्चे कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारा 0 होता है आइडियली, और अगर रेजिस्टेंस हम फॉरवर्ड बाइजिंग की बात करेंगे, तो हमारा प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। जब प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस होता है तो वो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस हमारा होता है 10 ओम के आसपास।
ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 10 ओम के आसपास। तो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम के आसपास आता है। बेटा हम अगर बात करें तो फॉरवर्ड बाइजिंग में जब फॉरवर्ड बाइजिंग लगाएंगे ना हम लोग, तो हमारा इंटरनल बैरियर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, अपोज हो जाता है। तो इंटरनल बैरियर जो होता है वो हमारा क्या करता है बेटा, इंटरनल बैरियर जो होता है बच्चों, ये हमेशा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल बैरियर जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है, राइट, हमेशा डिक्रीज करता है। और डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी जो है वो डिक्रीज करती है। रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। जब इसको हम लोग बेटा इसकी करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो देखो पीएन जंक्शन को जब आप फॉरवर्ड बाइजिंग में एक सर्किट में कनेक्ट करोगे तो करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए पीएन जंक्शन को हम अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में सर्किट में कनेक्ट करें तो बेटा ये रियोस्टेट की मदद से पीएन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइजिंग में सर्किट में जोड़ दिया है। ये देखिए, और ये आ जाएगा हमारे पास रियोस्टेट की हेल्प से पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइजिंग में सर्किट में हमने जोड़ दिया बेटा। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बेटा फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ पे करंट को पढ़ेंगे फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट की 5 रीडिंग ले लेंगे। फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट की 5 रीडिंग ले लेंगे और उससे बनाएंगे करेक्टरिस्टिक ग्राफ। और जो करेक्टरिस्टिक ग्राफ हमारा बनेगा वो करेक्टरिस्टिक ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा बेटा। ये इस तरह से करेक्टरिस्टिक ग्राफ आएगा कि स्टार्टिंग में करंट इज वेरी वेरी लो, तो ये हमारी करंट जा रही है, और अचानक करंट हमारी नी वोल्टेज के बाद जो होती है वो अचानक बढ़ जाती है। तो करंट आपकी नी वोल्टेज के बाद सडन राइज करती है बच्चा। ये वाला जो वोल्टेज होता है इसको नी वोल्टेज कहते हैं, और हर किसी सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पे जाएगा और आईवी करेक्टरिस्टिक में ये नॉन ओमिक होगा और पीछे वाला ओमिक होगा। अगर बेटा हम बात करें तो ये हमारा आई है फॉरवर्ड, और ये हमारा बेटा फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। एनसीईआरटी में आपको इसका स्लोप दिया जाएगा सॉल्व एग्जांपल में, और स्लोप ऑफ आईवी करेक्टरिस्टिक ग्राफ डेल्टा वीएफ कर दीजिए, और ये आ जाएगा स्लोप अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो जब भी आईवी ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे बेटा तो ये हमारा रेजिस्टेंस का इनवर्स दे देता है। तो मुझे लगता है कि फॉरवर्ड बाइजिंग से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी। रिवर्स बाइजिंग में हमारा पहला वाला डायग्राम बेटा बनेगा, रिवर्स बाइजिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट डायग्राम जब बनेगा रिवर्स बाइजिंग में, तो रिवर्स बाइजिंग पीएन जंक्शन का पहला डायग्राम आपका आएगा कि हम लोग रिवर्स बाइजिंग में पीएन जंक्शन में ये देखिएगा, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग के पास पी टाइप आएगा, यहाँ पे हम लोग के पास एन टाइप आएगा, यहाँ पे हमारे पास बेटा ये देखिए बच्चों, इसको शॉर्ट ऐसा करिए, यहाँ पे केवल होल बना दीजिए आप, यहाँ पर आप केवल होल बना दीजिए, और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, ये अनबाइज्ड डायोड है। अब इस अनबाइज्ड डायोड को रिवर्स बाइज करिए आप। तो जब रिवर्स बाइज करेंगे, एक बात हम आपको और बताएंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, पहले डायग्राम बना लें। तो रिवर्स बाइज करने पर आप पी की तरफ और एन की तरफ, पी को माइनस से और एन को प्लस से कनेक्ट करेंगे, और ये आपका माइनस का साइन हो गया, और ये आपका माइनस का साइन हो गया बेटा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आयंस बनेंगे बेटा, ये डिप्लेशन लेयर है ना, तो प्योर आयंस होंगे यहाँ पे, वो हम दिखा नहीं रहे हैं। इंटरनल फील्ड हमारा इधर ही था और अभी भी इंटरनल फील्ड हमारा उधर ही रहेगा, वैनिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने रिवर्स बाइजिंग में जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया है वो आपने इंटरनल वाले फील्ड की डायरेक्शन में लगा दिया है, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर ही आ जाएगी।
और बेटा हमारे पास ये आ जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन आ गई, इंटरनल फील्ड आ गया, यहाँ पे हमारा नेट फील्ड बने, ठीक है। और नेट फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी एन से पी हो जाएगी। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई है कि हमारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं ये अपने ही पोलरिटी की तरफ, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एन टाइप में, ये हमारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या रहते हैं बेटा, अट्रैक्टेड रहते हैं। जरा एक बात बताइएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर अट्रैक्टेड रहेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ पहले से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ पहले से ज्यादा हो गई क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से पुल्ड रहेंगे, इधर वाले आपके होल इधर पुल्ड रहेंगे। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को माना जाता है कि ये होल होते हैं, इनका चार्ज पॉजिटिव की तरफ माना जाता है। तो बेटा अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है तो बिल्कुल सही, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है हमारी वो बढ़ जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा देखो इधर देखो बेटा, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है रिवर्स बाइजिंग में, ये रिवर्स बाइजिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स बाइजिंग का जो बेटा रेजिस्टेंस होता है ना, वो आप ये मान के चलिएगा कि 10 की पावर 5 ओम रहेगा प्रैक्टिकली, 10 की पावर 5 ओम रहेगा प्रैक्टिकली। और बेटा रेजिस्टेंस हमारा रिवर्स बाइजिंग का इनफाइनाइट रहेगा आइडियली। तो कभी कोई पीएन जंक्शन डायोड अगर हमारा रिवर्स में पड़ा हो तो करंट ना मानना, ठीक। अच्छा, कोई भी यहाँ पर करंट नहीं बनेगी इस समय, नो डिफ्यूजन, कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन तब होता जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर चलते। अब मेरी बात सुनो, थर्मल एक्साइटेशन करने से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फॉर्म में पड़े रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले ये आपके इस तरफ जाते हैं, जो पी से लेकर एन की तरफ जंप करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रॉन। जब पी से एन जंप करेंगे तो कुछ करंट आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से बनेगी। तो हमारा जो ग्राफ आएगा इसका वो हमारा इधर देखिए रिवर्स वोल्टेज लिया है और नीचे लिया है रिवर्स करंट। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ये काफी कुछ दूर तक तो ग्राफ हमारा बिल्कुल 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 कम करंट देगा, बहुत जरा सी करंट देगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग। अब सुनो ड्रिफ्टिंग क्या होती है और डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसको पॉजिटिव फील्ड से हमारा एक्सेलरेशन मिलता है तो ये ड्रिफ्ट कर जाते हैं। अब जरा डिफ्यूजन क्या होता है ये देखिएगा, पिछले वाले में देखिएगा, कोई आपसे पूछे कि यहाँ भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड बाइजिंग में भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। मान लो इधर से कितने इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मान लो 98 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन हो रहा है। हमसे पूछा जाए कि टोटल करंट बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की बनेगी, तो टोटल करंट आपकी बनेगी 100 इलेक्ट्रॉन की। उसमें ड्रिफ्टिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल 2 होते हैं और डिफ्यूजन वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 98 होते हैं। तो विच फिनोमिना इज डोमिनेंट, चैटिंग में डाल दीजिए कौन सा फिनोमिना डोमिनेंट होता है, कौन सा फिनोमिना आपका डोमिनेंट होता है, बताइए कौन सा फिनोमिना डोमिनेंट होता है, विच फिनोमिना इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट मैकेनिज्म जो होती है वो हमारी ना यहाँ पे डोमिनेंट मैकेनिज्म होती है डिफ्यूजन, क्योंकि ड्रिफ्टिंग तो केवल 2% होती है और 98% आपका डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट मैकेनिज्म होती है डिफ्यूजन, इसीलिए हम करंट डिफ्यूजन वाली ही लेते हैं, है ना। हम बेटा बात करें यहाँ पे आगे, अगर हम बेटा आगे बात करते हैं तो ऐसे ही हमारे पास आता है और वो आता है ये, और ये रिवर्स बाइजिंग है बेटा। जब रिवर्स बाइजिंग की बात करेंगे तो रिवर्स बाइजिंग में हमारे पास ड्रिफ्टिंग ही होती है, डिफ्यूजन होता ही नहीं, और केवल ड्रिफ्टिंग होती है और डिफ्यूजन नहीं होता है। इसका मतलब जानते हो, डिफ्यूजन अगर नहीं होगा इसका मतलब इसके अंदर जो भी करंट मिलेगी वो हमारी मिलेगी ड्रिफ्ट की वजह से। और अगर ये करंट हम धीरे 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 बढ़ाते जाएं, करंट नहीं बढ़ा सकते आप, केवल आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो देखो रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब देखिए रिवर्स वोल्टेज हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमारा वो रिवर्स वोल्टेज आया जिस रिवर्स वोल्टेज पे आपके पास सडनली करंट हमारी अचानक बढ़ गई। तो इस रिवर्स वोल्टेज का नाम होता है जेनर। जेनर वोल्टेज पे लार्ज करंट मिलती है बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको जेनर वोल्टेज कहते हैं और इस पे हमें बेटा लार्ज करंट मिलती है। हम लोग मानते हैं कि करंट हमारी रिवर्स बाइजिंग की नेग्लिजिबल होती है, वेरी वेरी स्मॉल करंट इन रिवर्स बाइजिंग और इट मे एग्जिस्ट व्हेन द ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अकर। वो भी हमारे हाई पोटेंशियल पे ड्रिफ्टिंग को मान लिया जाता है। तो रिवर्स बाइजिंग में कहा जाता है कि पोटेंशियल बैरियर एंड नो करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन। हम लोग मानते हैं कि आई रिवर्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है। पूरा का पूरा कंटेंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हम लोग अपने पीएन जंक्शन का जो बेस्ट यूज होता है वो यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे ये पीएन जंक्शन डायोड है और इस पीएन जंक्शन डायोड में बाइजिंग बताइएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पीएन जंक्शन डायोड की बाइजिंग बताइए तो हम पीएन जंक्शन डायोड की बाइजिंग यहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड में 4-5 सवाल हैं। चलो पहले सवाल की बाइजिंग बताइए, आप जल्दी से बताइए, पहले वाले की बाइजिंग बताइए। टाइप करिए, मैसेज में टाइप करिए। पहले वाले की बाइजिंग बताइए। दूसरे वाले की बाइजिंग बताइए। तीसरे वाले की बाइजिंग बताइए। चौथे वाले की बाइजिंग बताइए। पांचवें वाले की बाइजिंग बताइए। आपने जो बताया उसी को समरी कर देते हैं। ये रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स, फॉरवर्ड, अनबाइज। अनबाइज में करंट होती है जीरो। अनबाइज में करंट ले लेते हैं जीरो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बताइए इस वाले डायोड कितनी करंट जाएगी। 5 वोल्ट की बैटरी है और ये डायोड है और ये केवल रेजिस्टेंस लिया हमने 10 ओम। तो कोई पूछे कि कितनी करंट जाएगी, V अपॉन आर, 5 वोल्ट की बैटरी है और आर हो गया 10 ओम का, 0.5 एम्पियर आएगा। तो 0.5 एम्पियर है क्योंकि हमारा जो डायोड है वो हमने मान लिया है आइडियल। जिस समय डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन न दी जाए तो ये आइडियल डायोड ले लेते हैं और आइडियल डायोड का पोटेंशियल बैरियर हम ले लेते हैं जीरो और रेजिस्टेंस ले लेते हैं जीरो और फॉरवर्ड बाइजिंग में आइडियल डायोड का पोटेंशियल बैरियर भी जीरो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंडीशन हमारी बिल्कुल समझ में आ जाती है हम लोगों को। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जब हम डायोड को रिवर्स बाइजिंग करते हैं तो करंट नहीं मिलती है, तो रेक्टिफिकेशन हमारा यूज किया जा सकता है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की और ये सेकेंडरी कॉइल है। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के जो हमारे प्लस हाफ और माइनस हाफ होते हैं उनको हम रेक्टिफाई कर लें, उनको हम काट लें। जैसे मान लीजिए डायोड लगाया हमने, तो ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग है और करंट हमारी आएगी और सर्किट में करंट मिलेगी। लेकिन अगले साइकिल में हमारा जब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में प्लस माइनस होता है, तो अगले साइकिल में जब हमारा माइनस का सिरा होगा ये वाला, तो जब ये सिरा माइनस का होगा और ये सिरा प्लस का होगा तो ये डायोड रिवर्स हो जाएगा और करंट कोई नहीं मिलेगी। तो सब बच्चे देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में केवल पॉजिटिव साइकिल ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एसी में करंट मिलती है, नेगेटिव पार्ट में करंट जीरो हो जाता है। इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पॉजिटिव में करंट मिलेगी, नेगेटिव में करंट नहीं मिलेगी। पॉजिटिव में करंट मिलेगी, नेगेटिव में करंट नहीं मिलेगी।
ठीक है। अच्छा बेटा, जब हमारे पास ये नीचे ये वाला डायोड रिवर्स हो जाए तो हम एक काम कर लें, देखो एक काम कर लें कि हम अपना रेक्टिफायर बनाने में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाली कॉइल में एक डायोड तो ऊपर लगा दें और एक डायोड नीचे भी लगा दें। क्या बेनिफिट हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट ये हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हमारे पास बेनिफिट ये हो गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट में जिस समय ये प्लस होगा उस समय D1 फॉरवर्ड में हो जाएगा और D2 वाला रिवर्स में हो जाएगा। बोलो बेटा डन। क्यों? क्योंकि ये माइनस है। तो करंट का रास्ता क्या हो जाएगा? करंट का रास्ता हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये। तो रेजिस्टेंस में करंट हमारी ऐसे जाएगी। जब बेटा हम बात करते हैं जब नीचे वाला प्लस होगा और ऊपर वाला माइनस होगा तो करंट नीचे वाला पास करेगा। तो सर्किट में रेजिस्टेंस में करंट आपकी दोनों वजह से मिलती है, डायोड 1 से भी मिलती है, डायोड 2 से भी मिलती है। तो जब आपसे पूछा जाए फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो तो डायोड 1 और डायोड 2 दोनों काम करेंगे और बीच वाले में करंट हमको दोनों कंडीशन में मिलेगी, तो हमको डबल करंट मिलती है फुल वेव में। तो कोई आपसे पूछे कि हाफ वेव और फुल वेव में करंट की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, तो लर्न कर लो कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी का अंतर एंड फ्रीक्वेंसी में कहा जाता है कि हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर, यानी कि अगर एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज और यहाँ पे डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और अगर हम बात करेंगे बेटा आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे I0/2, यहाँ पे I0/√2। ये पूरी टेबल अच्छे से याद कर, सभी बच्चों को टेबल याद होनी चाहिए। और फॉर्म फैक्टर और ये नहीं आता है, लेकिन आपको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर में कोई बहुत ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, कभी आज तक 34 साल में नहीं आया। बेटा एक बात यहाँ पे और सुनिएगा, हम लोग एक बात यहाँ पर और पूछना चाहेंगे कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइज हो या रिवर्स बाइज, राइट, तो एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, रेक्टिफायर जो होता है ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के काम में लाते हैं। और ये वाला सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जब किसी ट्रांसफार्मर में हम रेजिस्टेंस को बीचों बीच में लगाते हैं प्राइमरी कॉइल को डिवाइड करके, तो उसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। बाकी कोई काम की बात नहीं है इसमें। इसके अलावा हमारा सवाल ये बनेगा, बस हर किताब में ये सवाल दिया गया है और ये आपको इस तरह से उन्होंने बोल दिया है कि पीक वैल्यू लगा दी है और पीक वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट का लगा है। और ये बेटा यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है एक डायोड, और इन्होंने एक डायोड लगा दिया है। ये सवाल हर किताब में दिया है। और एक डायोड के बाद ये रेजिस्टेंस लगा दिया है बेटा, और ये लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है। कहते हैं बताइए आरएमएस वैल्यू बताइएगा लोड रेजिस्टेंस में कितनी है। तो आपसे पूछा जाए आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, तो सारे बच्चे एक बात तो समझ लीजिएगा, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है V0/2, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा सिंगल डायोड है। तो पहचान समझ लीजिएगा, सिंगल डायोड अगर होगा, अगर मान लीजिए सिंगल डायोड होगा तो सिंगल डायोड में हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा। और अगर डबल डायोड होगा तो हम लोग इसको कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अगर सिंगल डायोड होगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, अगर डबल डायोड होगा तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, राइट। सिंगल डायोड होगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर, डबल डायोड होगा, 2 से ज्यादा डायोड हो जाए, मतलब मोर देन 2 डायोड हो जाए, तो मोर देन 2 डायोड में भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर ही मिलेगा। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोर देन 2 डायोड आपका हर किताब में एक सवाल दिया है, मैं बना दे रहा हूँ। हर किताब में सवाल दिया है कि मोर देन 2 डायोड आपके, ये देखिए इस तरह से, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वैसे ही आप व्हीट स्टोन ब्रिज में, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जहां पे PQRS लेते थे, अगर हम यहाँ पे इनपुट लगा दें और यहाँ से आउटपुट ले लें तो हमारे पास ABCD, तो AB के बीच में जो डायोड लगा है
एक डायोड ये लगा है, एक डायोड ये लगा है, एक डायोड ये लगा है, एक डायोड ये लगा है। तो जो PQRS होता था वहां पे 4 डायोड लगे। तो उसी तरीके से हमारा डायोड ये वर्क करेगा लाइक ए फुल वेव रेक्टिफायर। एक समय में 2 डायोड आपके जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग। तो याद करने का तरीका है मोर देन 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। एक सवाल आपका आ जाता है, बहुत पुराना सवाल है बेटा। यहाँ पर आपको इनपुट दिया गया है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया गया है। पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बताइए। अगर ये 200 RMS दिया गया है, बताइए। आंसर दीजिए। भाई आंसर दीजिए। कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर में कोई, पहली बात तो दिस इज नॉट रेक्टिफायर, ये आपका रेक्टिफायर नहीं है भाई। ये पहली बात तो चार्जिंग हो रही है, और जब चार्जिंग होगी तो कैपेसिटर फुल साइकिल में भी चार्ज करेगा और हाफ में भी करेगा। आपके पास चार्जिंग अगर होगी तो कैपेसिटर की प्लेट पे पीक वोल्टेज होगा, और पीक वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लगेगा V0/√2। केवल यही लगेगा। सर आपने हाफ वेव में ये वाला क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, बताइए। अरे भाई बच्चों, जैसे ये करंट दिया है वैसे ही मैं वोल्टेज लिख दे रहा हूँ, ये V0/2। वैसे ही मैं यहाँ पे VRMS दिए दे रहा हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पर आपको V एवरेज दिए दे रहा हूँ। DC का मतलब एवरेज वोल्टेज, DC वोल्टेज का मतलब एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट V0/पाई। वैसे ही मैं V एवरेज दिए दे रहा हूँ। तो V0/पाई। तो बताओ, पूरा समराइज कर लो। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कैपेसिटर लगा हो तो फॉर्मूला आप लोग क्या लगाओगे, फुल वेव वाला लगाओ। क्यों? चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव, किताब में कुछ भी दिया हो, बात यही सही है। बात सच्ची यही है। आपको 200 वोल्ट की पीक वोल्टेज दिया गया है, तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे V RMS बराबर आ जाएगा V0/√2। या मतलब दोनों कंडीशन, सारे बच्चे दोनों में निकाल के देखो, तो 200 डिवाइडेड बाई, नहीं, √2, ये आंसर आ जाएगा पीक। तो दोनों क्वेश्चन में पीक वोल्टेज निकालना है। दोनों क्वेश्चन में आपको कैपेसिटर में पीक वोल्टेज तक चार्जिंग करनी है।
तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा VRMS अंडर रूट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाइए, बताइए। जेनर डायोड जो होता है, जेनर ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज एक हाई लेवल पे जाएंगे और जहां पे रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, उस समय हम लोग कहते हैं ये जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन की कंडीशन में करंट हमारी सडनली बढ़ जाती है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन हाई रिवर्स वोल्टेज पर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रप्चर कर जाते हैं बॉन्ड बना के। तो कोलिजन होता है, रप्चरिंग होती है, इस वजह से हमारे ये जेनर ब्रेकडाउन होता है। और इसके लिए जेनर डायोड के लिए एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। पहली बात तो जेनर डायोड जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये है, यहाँ पर समझने का तरीका कि ये हमारा डायोड जो है ना, ये फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज है। अगर ये पता करें तो जेनर डायोड का सिंबल जो है वो ये बनेगा, ये सिंबल हो गया पहली बात तो जेनर डायोड का ये सिंबल आ गया। फिर हम जेनर डायोड को इस्तेमाल करें तो किसी भी जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर इस्तेमाल किया जाए तो सर्किट देखिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्किट मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये सर्किट हमारे जेनर डायोड के वोल्टेज स्टेबलाइजर का है। ये जेनर डायोड डाल दिया और यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस डाल दिया, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज डाल दिया। तो कोई भी वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जब यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे बेटा, तो उस समय हमारी कंडीशन क्या आएगी, सारे बच्चे ध्यान से सुने। और अच्छा, यहाँ पे टीवी फ्रिज लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस, कहते नहीं है जेनर डायोड में वर्किंग जो होती है वो कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज पर होती है। कहते हैं रिवर्स वोल्टेज हम धीरे 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 बढ़ाते जाए तो एक कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज पे करंट अचानक बढ़ जाती है। तो इसी रिवर्स वोल्टेज पर हमारी जो लार्ज करंट होती है वो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज देने लगती है। इसी जेनर वोल्टेज को कहते हैं कि ये कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज बन गया। तो हम कितनी भी करंट भेजें हमारे जेनर डायोड के अक्रॉस ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमारे पास जेनर वोल्टेज यानी कि VZ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो इसी के पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जब जेनर डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट आया तो इसी के पैरेलल में आपने एक नया रेजिस्टेंस डाल दिया, लोड। तो पहली कंडीशन आती है कि लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो लोड के अक्रॉस उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको कहते हैं जेनर डायोड के अक्रॉस होगा। इसीलिए कांस्टेंट सप्लाई शुरू हो गई। हम लोग इसमें कहते हैं कि जेनर डायोड का वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में यूज करने का पर्पस होता है कि जो जेनर डायोड होता है उसके अक्रॉस कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज पर हाई करंट आ जाती है। तो हमारे घर में करंट सडनली बढ़ गई, लेकिन अगर स्टेबलाइजर लगा है तो स्टेबलाइजर क्या करेगा, अपने अक्रॉस तो करंट को कांस्टेंट कर लेगा यानी वोल्टेज, और यहाँ करंट बढ़ा देगा तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। बच्चों ये करंट आपकी टोटल आई, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I इंटू आर। ये करंट I आ रही है, यहाँ का एक हिस्सा जाएगी Z, उल्टा बना है। ये देखो उल्टा बना है। N से P करंट जाती है किसमें, रिवर्स बाइसिंग, तो हमारी करंट N से P जाएगी। अब डायोड सही लगाया आप, जेनर डायोड। और बेटा जो भी करंट जाएगी, माइनॉरिटी की जो भी करंट जाएगी, थोड़ी जाएगी, N से P जाएगी, और ये करंट जाएगी लोड करंट। तो कोई भी सवाल आपका पूछा जाए, जरा बताओ VZ बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे IZ इंटू RZ। VL क्या होगा, आप तुरंत बोल दोगे IL इंटू R, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ गया R है। तो कोई भी सर्किट आपको जब भी दिया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा सर्किट इतना ही दिया जाएगा, इसके आगे नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको सर्किट में एक आपको यहाँ पे दिया जाएगा बेटा I करंट, और टोटल करंट जो हमारी है वो I है। इसको कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, और सीरीज रेजिस्टेंस का केवल काम होता है कि एक्सेस वोल्टेज जोड़ना। जो हमारे घर में एक्सेस वोल्टेज आया
और एक्सेस वोल्टेज हमारा, जो हमारे घर में एक्सेस वोल्टेज आया, और वो एक्सेस वोल्टेज हमारा क्या हुआ, हमारा एक्सेस वोल्टेज बेटा ड्रॉप हो गया। मान लीजिए हमारे घर में सप्लाई कितनी आ रही है, हमारे घर में सप्लाई कितनी आ रही है, मान लीजिए हमारे घर में सप्लाई आ रही है बेटा 220। तो चलो हम यहाँ 220 से करते हैं, हालांकि 220 पे ये नहीं काम करेगा। 220 की सप्लाई आ रही है, अचानक ये 220 से 250 चला जाए, तो 250 चला जाएगा, तो हमने जो ये जेनर डायोड मेंटेन किया है वो 220 पे किया है, हमारा VZ 220 होना चाहिए। तो जब ये 250 पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जाएगा तो 30 वोल्ट कहां गिरेगा, 30 वोल्ट हमारा सीरीज रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाए। इसी को कहते हैं जेनर डायोड की वर्किंग। लेकिन VZ जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा VZ क्या रहेगा, VZ आपका फिक्स रहेगा, हमेशा VZ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द पावर ड्रॉप, तो पूछे कि पावर इन लोड रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो पावर अगर लोड में निकालनी हो, तो पावर लोड में निकालने के लिए V लोड और I लोड, हमको पावर इक्वल टू VI पता है, तो VL भी पता है और IL भी पता है, कुछ भी निकाल सकते। कोई पूछे करंट बैलेंस करो, तो बेटा यहाँ पे करंट को बैलेंस कर दो जरा। देखो बेटा, देखो ब्लैक कलर से, देखो यहाँ पे आने वाली करंट है I, जाने वाली करंट हो गई 2, तो I बराबर आ जाएगा IZ और प्लस हो जाएगा IL, IZ हो जाएगा और IL हो जाएगा। डन हो गया हमारा। अब अगर एक यूज किया जाए तो फोटो डायोड जो होता है, जो फोटो डायोड होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, फोटो डायोड इंटेंसिटी को नापने के काम में लाते हैं। देखो इन्होंने पूरा बताया है, मैंने भी समझा दिया है फोटो डायोड कहाँ पे है, ये देखो इन्होंने पूरा बताया है बेटा, ठीक। अब आइए फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर कोर्स में नहीं है, सर आज रैपिड फायर में इसी के क्वेश्चन आए थे। बेटा रैपिड फायर में इसी के क्वेश्चन करा रहे थे कौन, आज। रैपिड फायर में सर एमिटर इन्हीं सब पे क्वेश्चन हो रहे थे, ट्रांजिस्टर से ही। रैपिड फायर में क्वेश्चन हो रहे थे। आज तो वही पूछना था, वो कंफ्यूजन हो रही थी कि पढ़ रहा है, पढ़ना है कि नहीं। अच्छा, तो नहीं बेटा, नहीं, गलत है ना बेटा, वो गलत है, ठीक है। ठीक है बेटा, गलत है। ओके सर। अच्छा, फोटो डायोड जो होता है इंटेंसिटी के नापने के काम में लाते हैं, और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है। और जो हमारा जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कौन कौन से होते हैं, जेनर डायोड भी होता है, फोटो डायोड भी होता है, और यहाँ पे अनबाइज्ड होता है, ये अनबाइज्ड होता है। और ये वाला आपका क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ये क्या होता है, रिवर्स बायस, ठीक है। रिसेंट एनसीईआरटी में ट्रांजिस्टर नहीं दिया है बेटा, इसीलिए तो मैंने कहा रिसेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अच्छा, आप सुन लीजिए मेरी बात, सोलर सेल पे एक आपके पास आता है, केवल इकलौता आपका, अभी एनसीईआरटी दिखाते हैं, इतनी बात पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा पढ़िए। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। अब इसमें हम सर्किट वाले क्वेश्चंस कराएंगे, और सर्किट वाले क्वेश्चन जब कराएंगे तभी क्लियर होगा।
कौन सा एनसीईआरटी आ रहा है? एनसीईआरटी आ रही, क्या आ रहा है? सीआरटी सर। ये सब हाफ वेव फुल वेव सब करा दिया, तो वो कैपेसिटर वाला पार्ट भी करा दिया है इसमें। हम लोग जो है इसको टैंक सर्किट बनाते हैं ऑसिलेटर का। ये रिवर्स बाइजिंग वगैरह के देना डायोड बता दिया, फोटो है ना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड, ये फोटो डायोड होते हैं ना, इसमें इंटेंसिटी नापने के काम में लाते हैं, ये सब बता दिया फोटो को। अच्छा ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका है, ये देखिएगा सोलर सेल का। सोलर सेल है और सोलर सेल में पढ़ना कुछ नहीं है। पहली बात तो अनबाइज्ड होता है सोलर सेल में, कोई बाइजिंग तो देखो है नहीं, कोई बाइजिंग नहीं है। लाइट गिरेगी और यहाँ फोटो इमिसिव फोर्स, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप करेंगे, हम लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और केवल ये वाला डायग्राम भी अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें क्या बताया जाता है, जब हमारा ये सेल चार्ज हो जाता है, तो जब ये चार्ज हो जाता है तो उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा। जब अनचार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा उस समय करंट मैक्सिमम रहेगी, मतलब निकल जाएगी। तो केवल एक बात समझनी है हमको, इसको ओपन सर्किट कहते हैं। जिस समय चार्ज रहेगा उस समय करंट ले नहीं रहे होंगे हम लोग, है ना, और जिस समय हमारा करंट ले रहे होंगे, हमने एग्जॉस्ट कर लिया, उस समय हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाए बेटा। ये भी ग्राफ कोई खास नहीं, बस अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो क्वेश्चंस देखेंगे, और हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चंस देखने के बाद आप लोगों को कोई ऑफलाइन आ रहा है? चलो तो कल वाली क्लास में हम लोग बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम लॉजिक गेट पढ़ा देंगे। लॉजिक गेट में बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार में पूरा बोल डालेंगे सारी बातें, ठीक है बेटा। सर आज वाली पीडीएफ आज वाला हम ये भेज दें। सर ट्रांस कंडक्टेंस के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम होती है। ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो आप लोग फिर वही परेशान हो रहे हैं। ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो जीएम होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी होता है, ठीक? ये ट्रांस कंडक्टेंस होता है। एक जगह पे सवाल आया था, वो 2013 के पहले आया था, जरा चेक करो। 14 में आया था। 2013 में है सर, ना 13 ही में आया हो। 13 में ही है सर। हाँ 13 में सीपीएमटी हुआ था बस, और 13 में ट्रांजिस्टर था, 19 से ट्रांजिस्टर हट गया है। तो ट्रांजिस्टर अगर है तो ये है, और ट्रांजिस्टर नहीं है तो नहीं। ओके बेटा सर, जी सर। और कल हम लोग 8 बजे मिलते हैं। ग्रुप पे आ भी गया होगा, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।